तो दोस्तों स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम एक और बेहतरीन कहानी शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है जादूगरनी के जूते। और ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। बहुत दिनों की बात है। पहाड़ के नीचे जंगल के पास एक बूढ़ा व्यक्ति गंगाराम अपनी पत्नी सुमित्रा और दो छोटे बच्चों के साथ रहता था। वह बहुत गरीब था। अक्सर उसका परिवार भूखा रह जाता था। माँ, मुझे भूख लगी है। चुप कर। इसे क्यों डांटता है बेटा? कल से इसने कुछ नहीं खाया है। इस तरह कब तक चलेगा? चंपा की माँ, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त करके लाता हूँ। गंगाराम दिन भर जंगल में भटका और उसे कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा की। इन्हें पास के गांव में बेचकर कुछ खाने का लाऊंगा। गांव में कुछ सूखी रोटियां के बदले में उसने वह लकड़ी का गट्ठा बेच दिया। ले पकड़, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं दे सकती। आपकी बड़ी मेहरबानी, इतना ही बहुत है। दिन भर का भूखा प्यासा गंगाराम दिन छिपे अपनी झोपड़ी पर पहुंचा। लो बच्चों, मैं रोटी ले आया हूँ, जी भरकर खा लो। हैं रोटी? माँ, ये रोटी तो बहुत सख्त है। पानी में भिगोकर खा ले बेटी। रात को जब बच्चे गहरी नींद में सो गए, सुमित्रा, इस तरह कब तक चल पाएगा? हमें तो ही यह भूखे भी रह सकते हैं, पर यह बच्चे, कुछ करना तो होगा। आखिर हम लोग भी कब तक भूखे रह सकेंगे? मुझे अपनी चिंता नहीं, लेकिन अपनी आंखों के सामने मैं अपने बच्चों को भूखा मरता नहीं देख सकता। फिर किया क्या जाए? इससे तो अच्छा है कि हम इन्हें इनके भाग्य के भरोसे जंगल में छोड़कर काम काम की तलाश में कहीं दूर चले जाएं। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अचानक अजय की नींद खुल गई थी। वह चुपचाप दोनों की बातें सुनने लगा। फिर अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को मरता हुआ में भी कहाँ से देखने में मैं भी कहाँ से रोटी लाऊं? हर तरह का काम करके देखा, पर रोटी नसीब नहीं हुई। फिर ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी मर्जी हो। करो जो अपने दिल पर पत्थर रख लूंगी। सुमित्रा, रो मत। भाग्य ने चाहा तो हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। मैं भी तो अपनी छाती पर पत्थर रख रहा हूँ। क्या मुझे अपने बच्चे प्यारे नहीं हैं? सुबह होने से पहले ही अजय चुपचाप उठा और झोपड़ी से बाहर निकला और चल दिया। अगर हम जंगल में खो गए तो घर कैसे लौटेंगे? बाहर आकर अजय एक सफेद पत्थर के पहाड़ पर चढ़ गया। छोटे छोटे पत्थरों के कंकड़ इकट्ठा कर अपनी जेब में रखने लगा। रास्ते में निशानी डालने में यह पत्थर बहुत काम आएंगे। थोड़ी देर बाद जब वो घर लौटा और चुपचाप जाकर अपने बिछौने पर लेट गया। सुबह होते ही गंगाराम ने दोनों बच्चों को जगाया। अजय, उठ बेटा, देख सुबह हो गई है। हमें अभी जंगल में लकड़ियां चुनने चलना है। मुझे सोने दो। थोड़ी देर बाद गंगाराम और सुमित्रा दोनों बच्चों को लेकर जंगल की ओर चल दिया। पिताजी, जंगल में खाने को मीठे मीठे फल मिलेंगे। हाँ बेटी, वापस लौटने के लिए इन कंकड़ों की पहचान काम आएगी। माँ, हम कितनी दूर जाएंगे? बेटे, जंगल में थोड़ी दूर बहुत सारे मीठे मीठे बेर लगे हैं। जब तक हम लकड़ियां बीनेंगे तब तक दोनों बेर खाना, पर हम आपके धोखे में नहीं आएंगे। मीठे मीठे बेर मैं खूब पेट भर कर खाऊंगी। अजय, तू पीछे क्या कर रहा है? जल्दी आ, हम बैरों के जंगल के पास पहुंच आए हैं। आया पिताजी। चारों बैरों के जंगल में पहुंचे। बच्चे, तुम बैर तोड़ो, हम लकड़ियां बीनकर लाते हैं। आप जाओ पिताजी, हम आपको यहीं मिलेंगे मेरे बच्चे। माँ बाप के जाने के बाद अजय और चंपा ने छक्कर बैर खाए। वाह, कितने मीठे बैर हैं। हाँ भैया, ढेर सारे बैर हम घर भी ले जाएंगे जरूर। धीरे धीरे सांझ होने लगी। भैया, सांझ होने लगी है। माँ और पिताजी अभी तक नहीं लौटे। मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मत चंपा, मुझे लगता है वे रास्ता भूल गए हैं। चलो हम दोनों घर चलते हैं। अजय सफेद कंकड़ की पहचान लेता हुआ चंपा के साथ वापस लौट पड़ा। जरा धीरे चलो भैया, मैं थक गई हूँ। जल्दी जल्दी आ, रात होने से पहले हमें घर पहुँच पहुँच जाना चाहिए।
बच्चों को वापस आया देखकर उनके माँ बाप चौंक पड़े। मेरे बच्चे, तुम कहाँ रह गए थे? हम तो तुम्हें पूरे जंगल में ढूंढ रहे थे। हम आपके लिए मीठे मीठे बैर लाए हैं पिताजी। माँ, आज मैंने खूब पेट भरकर बैर खाए। मेरी अच्छी अच्छी बेटी, कल हम तुम्हें फिर वहीं ले चलेंगे। लेकिन माँ, अब वहाँ बैर नहीं है, हमने सारी झाड़ियाँ खाली कर दी है। कोई बात नहीं, कल हम तुम्हें अखरोट के जंगल में ले चलेंगे। दूसरे दिन गंगाराम बहुत सवेरे उठ गया और उसने अपनी पत्नी और बच्चों को जगाया। उठो, सवेरा होने को है। अरे बाप रे, आज तो मैं कंकड़ भी नहीं ला सका। अब क्या करूं? आज आज इन बैरों से ही रास्ते की पहचान बनाऊंगा। कुछ देर बाद चारों जंगल की तरफ चल दिए। रास्ते में अजय पहचान के लिए बैरों को डालता हुआ पीछे पीछे चलने लगा। अजय, जल्दी आ, क्या क्या खेल रहा है? कुछ नहीं पिताजी, मैं आपके साथ ही चल रहा हूँ। काफी दूर चलने के बाद वे अखरोट के जंगल में पहुंच गए। देखो, जंगल का मामला है, यहाँ बड़े बड़े भयानक जानवर हैं। इधर उधर मत जाना, हम अभी आते हैं। ठीक है, आप जाइए। माँ बाप के जाने के बाद बच्चे अखरोट तोड़ने लगे। चंपा, जल्दी से इन्हें एक जगह इकट्ठा कर ले। भैया, मेरे सिर पे अखरोट मत मार देना। अखरोट तोड़ने के बाद आओ हम घर चलते हैं। माँ और पिताजी बाद में आते रहेंगे। लेकिन भैया, हमें तो रास्ता भी मालूम नहीं है। तू चल तो सही। तू चल, तो रास्ता मुझे मालूम है। जाते समय मैं जंगल में बैर पहचानने के लिए गिरा गिरा आया था। फिर तो चलो। लेकिन रास्ते में उन्हें एक भी बैर नहीं मिली। भैया, अब हम घर कैसे पहुंचे? लगता है मेरे द्वारा डाले गए बैर को या पक्षी खा गए। लेकिन तू घबरा मत चंपा, मैं जरूर रास्ता ढूंढ लूंगा। जंगल में भटकते भटकते दोनों बच्चों को रात ने घेर लिया। भैया, मुझे डर लग रहा है। घबरा मत बहन, मेरे रहते तुझे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। जंगल का भयानक वातावरण देखकर चंपा के चीख निकल गई। आई, डर मत चंपा। जब तक इन जंगली जानवरों को छेड़ा ना जाए तब तक ये किसी पर आक्रमण नहीं करते। फिर भी इनसे बचने के लिए हम इस पहाड़ के ऊपर चलते हैं। पहाड़ की कठिन चढ़ाई चढ़ते हुए दोनों बच्चे चोटी पर पहुंच गए। इधर आ जाओ मेरे पास, यहाँ कोई खतरा नहीं है। मैं बहुत थक गई हूँ भैया। नीचे जंगल से जंगली जानवरों की आवाजें ऊपर भी आ रही थी। दहाड़, भैया, शेर की दहाड़ सुनाई दे रही है। कहीं वो इधर ही तो नहीं आ रहा है? डर मत पगली, शेर इतनी ऊंचाई तक कभी नहीं आ सकता। यह ले, अखरोट खा ले। मैं रात को सोने की जगह ढूंढता हूँ। मुझे भूख नहीं है भैया, मुझे माँ की याद आ रही है। हिम्मत रख बहन, वे देख, सामने रोशनी है, वहाँ जरूर कोई रहता होगा। चल, हम वहीं चलते हैं, आज की रात वहीं बिताएंगे। वहाँ कौन रहता होगा भैया? जंगल में कोई भूत प्रेत ना हो? पगली कहीं की, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, यह हमारे मन का डर है। फिर भी भैया, हमें होशियार रहना चाहिए। दोनों एक गुफा के सामने पहुंचे। रोशनी इसी गुफा से आ रही है, आओ भीतर चलकर देखते हैं। भैया, पता नहीं भीतर कौन हो, मुझे तो डर लग रहा है। अजय चंपा की कलाई पकड़े भयभीत हुए बिना गुफा में प्रविष्ट हो गया। भैया, यहाँ जरूर कोई राक्षस रहता होगा। यह देखो, देख रहा हूँ, पर मैं उस राक्षस का खात्मा कर दूंगा। मैं किसी से नहीं डरता। भीतर गुफा बहुत चौड़ी थी। दोनों वहां का दृश्य देखकर चौंक पड़े। हा 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 हा, यह तो बड़ी भयानक राक्षसनी है भैया। ए, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? बूढ़ी माँ, हम जंगल में भटकते भटकते यहाँ यहाँ आ पहुँचे हैं। हमें आज की रात यहीं सोने दो। अजय ने बुढ़िया को अपना परिचय दिया। ठीक है, मेरे पीछे पीछे आओ। मुझे भूख भी तुम्हें भूख भी तो लगी होगी। हाँ माँ, भूख तो लगी है। बूढ़ी जादूगरनी ने कुछ फल और दूध के 2 गिलास दोनों को के सामने लाकर रखे। चुपचाप यह दूध पी लो और बस बिछौना पकड़ के सो जाओ। जी। आधी रात होने पर, अरे तुम अभी तक सोए नहीं? चुपचाप सो जाओ वरना गर्दन काट दूंगी। तीनों डरकर फौरन लेट गए और आंखें बंद कर ली। मैं थोड़ी देर के लिए गुफा से बाहर जा रही हूँ। अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो मैं उसका खून पी जाऊंगी, समझे? और जादूगरनी गुफा से बाहर चली गई। जादूगरनी के गुफा से बाहर जाते ही तीनों बच्चे उठ खड़े हुए।
अजय दूसरे लड़के से बोला, तुम कौन हो भाई? मेरा नाम संजय सिंह है, मैं चंदनगढ़ का राजकुमार हूँ। हैं? राजकुमार होकर इस भयानक जंगल में इस जादूगरनी के पास तुम क्या कर रहे हो? हमें पूरी बात बताओ। बहुत दुख भरी वह लंबी कहानी है मेरी मेरी फिर भी सुनाता हूँ तुम्हें। एक दिन मेरे पिता राजा चंद्र सिंह ने राजमहल के प्रांगण में एक यज्ञ का आयोजन किया। ओम नमः शिवाय। तभी आकाश मार्ग से उड़ता हुआ धूम्रपान नामक राक्षस ऊपर आया। धूम्रपान जिसको धुएं पीना अत्यंत प्रिय है, यज्ञ से उठते हुए धुएं को पीने लगा। यह धुआं मजा आ गया। स्वरूप स्वरूप उससे यज्ञ में व्यवधान पड़ा। महाराज रोकिए इस राक्षस को, वरना यज्ञ विफल हो जाएगा। जी महात्मन। पिताजी ने सैनिक को आज्ञा दी, सैनिक मारकर गिरा दो इस दुष्ट को। लेकिन सैनिकों के बाण से राक्षस का कुछ ना बिगड़ा। साए साए। यह देख पिताजी ने खुद धनुष उठाकर और निशाना साधकर बाण छोड़ दिया। बाण जाकर धूम्रपान की पैर पर लगा। वह दर्द से चीख उठा। उसकी चिंगाड़ से हुआ कंपन से पूरा पंडाल नीचे गिर गया। हजारों लोग उसके नीचे दब गए। ओ हाय, बचाओ, मरा, भागो। धूम्रपान नीचे उतर आया। उसने हाथ बढ़ाकर कुछ लोगों को अपने पंजों में जकड़ लिया। ओह बचाओ, जिसमें मेरी बहन भी थी। पिताजी मुझे बचाइए। फिर वो आकाश में उड़ गया। बचाओ बचाओ माँ, पिताजी, भैया। पिताजी एवं सैनिक उसके पीछे गए गए भी, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। इस घटना के बाद माँ एवं पिताजी बहुत उदास रहने लगे। रानी, हमारी आंखों के सामने हमारी पुत्री को एक राक्षस उठा ले गया और हम कुछ न कर सके। महाराज, आप दुखी क्यों होते हैं? यह तो विधि का विधान था। मुझसे यह सब देखा ना गया। मैं किसी को बताए बिना शाही वस्त्र को उतारकर साधारण वस्त्र धारण करके चुपचाप अपनी बहन को ढूंढने निकल पड़ा। दिन रात चलते हुए मैं एक भयानक जंगल में पहुंच गया। उस घन वन में मैंने एक आश्चर्य देखा। एक महात्मा जी दोनों हाथों के बल पर एक तलवार पर खड़े थे। मेरे पास जाने पर महात्मा जी बोले, आओ पुत्र, इस बेईमान जंगल में क्यों घूम रहे हो? मैंने उन्हें अपने घर से निकलने का कारण बताया। मुनिवर, मैं धूम्रपान राक्षस को खोजने निकला हूँ। पुत्र, तुमने बड़ा साहस किया। वह तो अजय राक्षस है। मुनिवर, आप केवल मुझे उसका पता बता दें। पुत्र, उसका पता तो मुझे भी नहीं मालूम। हाँ मेरा बड़ा भाई पूर्व में इस जंगल के बाहर अच्छी अच्छी नदी की तट पर तपस्या कर रहा है। वह तुम्हें उस राक्षस का पता बता सकता है। फिर भी महात्मा जी से विदा लेकर पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। जंगल से बाहर निकलकर मुझे नदी दिखाई दी। मैं नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा। आगे चलकर मैंने एक और आश्चर्य देखा। एक महात्मा जी दोनों हाथों के बल पर दो भालों पर खड़े थे। मैंने आगे बढ़कर महात्मा जी को प्रणाम किया। प्रणाम मुनिवर, आयुष्मान भव बच्चे। उन्हें अपने आने का कारण बताया तो वे बोले, बेटा, धूम्रपान का पता तो मुझे तुम्हें हमारा बड़ा भाई ही बता सकता है। वे कहाँ मिलेंगे महात्मन? बेटा, सामने जो पर्वत नजर आ रहा है वे उसके शिखर पर तपस्या कर रहे हैं। अच्छा मुनिवर, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं चलता हूँ। फिर मैं वहां से चल दिया और पहाड़ पर ऊपर चढ़ने लगा। पहाड़ पर चढ़ने के लिए मुझे कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। खो खो फिर भी मैं पर्वत शिखर पर पहुंच गया। वहां मैंने तीसरे महात्मा जी को देखा। वह दो घूमने वाले चक्र पर हाथ टिकाए खड़े थे। मैंने महात्मा जी को प्रणाम किया। पुण्यवर प्रणाम, चिरंजीवी रहो पुत्र। वे बोले, यहाँ कैसे घूम रहे हो पुत्र? महात्मा जी, मेरी बहन को धूम्रपान और मैंने उन्हें भी अपनी कहानी सुना दी। कुछ क्षण बाद महात्मा जी बोले, पुत्र, तुम निसंदेह साहसी हो, किंतु धूम्रपान केवल चंडिका की तलवार से ही मारा जा सकता है। चंडिका की तलवार यह कहाँ मिलेगी महात्मन? चंडिका उसकी मौसी का नाम है। वह उस सामने वाले पहाड़ पर एक गुफा में रहती है।
उसके पास 2 भेड़िए के जूते भी हैं, वह जूते तुम्हें धूम्रपान तक पहुंचने में मदद करेंगे। फिर मैं महात्मा जी से विदा लेकर यहाँ पहुंचा। अरे, लगता है चंडिका कहीं बाहर जा रही है। चंडिका ने हाथ हवा में उठाए और मंत्र पढ़ने लगी। रंग बिरंगी आकाश की लहरों, आओ मेरे प्यारे भेड़ियों। देखते ही देखते 2 भेड़िया आकाश से उतर आए और जूते में परिवर्तित हो गए। जूते पहनते ही चंडिका का आकार बढ़ने लगा। फिर वह आकाश मार्ग से कहीं उड़ गई। उसके जाने के बाद मैं गुफा में प्रविष्ट हो गया। अरे बाप रे, यह तो आदमखोर है। यहाँ उसका इंतजार करते करते मुझे नींद आ गई। मेरी नींद खुली जादूगरनी के कर्कश आवाज से। वाह, शिकार खुद आ गया आज गुफा में, हा 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 हा। तभी तुम लोग भी आ गए यहाँ पर चंडिका का भोजन बनने। ओह, और वह तलवार कहाँ है? वह खंभे पर लटकी हुई है। आओ उसे उतारते हैं। पर कैसे? वहां तो अपना हाथ भी नहीं पहुंचेगा। तीनों खंभे के पास पहुंच गए। आओ संजय, तुम मेरे कंधे पर चढ़ जाओ। संजय सिंह अजय के कंधे पे चढ़ गया। मेरा हाथ तलवार तक नहीं पहुंच रहा। भाई रुको, मैं चंपा को भी ऊपर चढ़ाता हूँ। अजय ने चंपा को भी ऊपर चढ़ा लिया। संभल कर बहन। चंपा ने तलवार उतार नीचे फेंक दी। यह लो, बड़ी भारी है भैया। और साथ ही तीनों जमीन पर गिर पड़े। ओह, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं भैया। आओ भाई, इस तलवार को लेकर यहाँ से भाग चलें। अरे, यह तो बहुत भारी है भाई, रुको हम भी आते हैं। तभी तीनों तलवार को उठाकर गुफा से बाहर निकल पड़े। जोर लगा के हैसा, दम लगा के हैसा, और एक चट्टान के पीछे छिप गए। अब हम उस चुड़ैल के आने का इंतजार करेंगे। थोड़ी देर बाद ही जादूगरनी वापस आ गई। वह आज खूब मदिरा पान किया। अब उन तीनों को लहू पीऊंगी। नीचे उतरकर उसने अपने जूते उतारे। दोनों जूते भेड़िया बन गए और जादूगरनी के अंदर जाते ही आसमान में उड़ गए। तभी तीनों बच्चे भी बाहर निकल आए। और भाई जल्दी मंत्र पढ़ो, हमें अंदर ना पाकर वह जादूगरनी बाहर आती ही होगी। हाँ भाई, रंग बिरंगी आकाश की लहरों, और मेरे प्यारे भेड़ियों। एक बार फिर दोनों भेड़िया नीचे आ गए। वाह, मजा आ गया भाई। अजय ने जल्दी से भेड़िए के जूते पहने और उसका शरीर भी जादूगरनी की तरह विशाल हो गया। हा हा हा। लाओ मेरी तलवार। इतना भाई, इतने बड़े? उसने तलवार उठा ली और गुफा पर दे मारी। तड़ाक धमाके के साथ ही गुफा ध्वस्त हो गई। अजय ने दोनों को कंधे पर बिठा लिया। जादूगरनी तो अंदर ही मर गई होगी। संजय, आओ अब धूम्रपान के पास चलें। हाँ चलो भाई। ओ मेरे प्यारे भेड़ियों, मुझे धूम्रपान राक्षस के पास ले चलो। सुबह होते ही अजय दोनों के साथ जंगल के बीच बने एक महल के सामने उतरा। अजय ने धूम्रपान को ललकारा। धूम्रपान कहाँ है? बाहर आ, तुझे तेरी मौत पुकार रही है। अजय की आवाज़ सुनकर धूम्रपान भागता हुआ बाहर आया। कौन गुस्ताख पुकार रहा है हमें? किसकी मौत आई है? तेरी। धूम्रपान ने भी दैत्य रूप धारण कर लिया। उसने हाथ बढ़ाया और उसके हाथ में एक गदा आ गया। धूम्रपान ने अजय पर कई वार किए। ले संभल मेरा वार। लेकिन अजय उसके वार बचता रहा। फिर मौका पाते ही उसने चंडिका की तलवार उसके एक ही वार में धूम्रपान के सिर धड़ से अलग कर दिया। खचाक। धूम्रपान के मरते ही उसका महल गायब हो गया और सारे बंदी नजर आने लगी। संजय भागकर अपनी बहन से मिला। भैया, दीदी। फिर सब अजय के कंधे पर बैठकर चंदनगढ़ के लिए उड़ चले। कुछ ही देर में वे चंदन नगर के राजमहल के प्रांगण में उतरे। अजय ने सबको नीचे उतार दिया। फिर जूते उतारकर भेड़िया को विदा कर दिया। तभी राजमहल से राजा रानी, राजकुमार संजय एवं राजकुमारी के आने की खबर सुनकर बाहर आए। बेटी, माँ, पिताजी, तुम आ गए मेरे लाल। हाँ पिताजी, यह सब अजय और चंपा की मदद से संभव हुआ है। फिर राजा ने अजय को बहुत सारा धन देकर विदा किया। फिर आना मित्र, अवश्य। फिर अजय और चंपा को
कभी भूखा नहीं होना पड़ा। वे अपने माँ बाप के साथ खुशी के दिन बिताने लगे। माँ बो बोर लेने माँ बैर लेने जंगल चले, हट शैतान। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी कॉमिक्स से लाते रहें और आप उसका मज़ा ले सकें। लेकिन सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ताकि हम और भी निष्ठा से आपके लिए अच्छी अच्छी कॉमिक्स समर्पित कर सकें। चलिए फिर मिलते हैं किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।